हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एसएसटी इतिहास चैप्टर नंबर 4 16 महाजनपद। पहले हम देख लेते हैं कि महाजनपद क्या होता है। महा मीन्स बड़ा, जनपद साम्राज्य, यानी कि बड़े बड़े 16 साम्राज्य कौन कौन से थे, आइए चैप्टर में पढ़ते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग है। इसमें जीके की क्वेश्चन हमारा बनेगा कि दुनिया में 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। जनपद एवं महाजनपद का उदय, यानी कि उनकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी। भारत में ऋग्वैदिक युग में राज्य निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। समाज की आरंभिक इकाई जो थी वो परिवार था। परिवार से ग्राम, ग्राम से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। परिवार के लोग प्राय एक ही पूर्वज की संतान होते थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते थे। एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को जन कहा जाने लगा और जन के मुखिया को राजन कहा जाने लगा। वह जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था। राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित और ग्रामीणी आदि अधिकारी होते थे। राजन की सैन्य सहायता के लिए सेनानी होता था। पुरोहित राजन को धर्म के पालन की शिक्षा देता था। उस युग में गाय जो थी वो जन के लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। जो अंडरलाइन है वो मेन क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। राजन का मुख्य कार्य जन के लोगों के गोधन की सुरक्षा करना भी होता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। एक जन के क्षेत्र में कई ग्राम शामिल होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम होती थी। जन के क्षेत्र को धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा। एक जनपद में शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे। आगे चलकर, यानी कि धीरे धीरे टाइम परिवर्तन के साथ साथ दूसरे जनों के लोग भी जनपद में आकर रहने लगे। समय के साथ इनके बीच सांस्कृतिक रिश्ते स्थापित हो गए। एक जनपद में नगर और ग्राम दोनों शामिल होते थे। जीवन में स्थिरता आने और जनसंख्या बढ़ने के साथ जनपदों का आकार भी बढ़ने लगा। छोटे जनपद बड़े बड़े जनपदों में बदलने लगे। इनके क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी होने लगी। अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इसी युग को भारत का महाजनपद काल कहा जाता है। वैदिक युग में जन अब 16 बड़े महाजनपदों में बदल गए हैं। सभी महाजनपद गांधार, यानी कि अफगानिस्तान जो है एट प्रेजेंट अभी से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैले हुए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन की कमी थी। सारा राष्ट्र जो था अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध धर्म, अंगुत्तर निकाय वह महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 दी गई है। यानी कि महाजनपदों की संख्या कितनी है इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और भगवती सूत्र जो है ये एक जैन ग्रंथ है। इनकी वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्रीय तथा कुछ गणतंत्रीय प्रशासनिक ढांचा अपनाए हुए थे। यानी कि कुछ में राजा का तंत्र चलता था और कुछ में लोगों की जो बातें हैं वो मानी जाती थी। अब यहाँ देखते हैं कि राजतंत्र, किसी भी राज्य का शासन एक राजा व उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, जिसे राजतंत्र कहा जाता है। और गणतंत्र में किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, जिसे गणतंत्र कहा जाता है। अब है महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी।
हमें प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के बारे में जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वेद व ब्राह्मण ग्रंथ भी भारतीय राज व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य जो थे उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ या पुस्तक है अर्थशास्त्र, भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमें जानकारी मिलती है कि भारत में सभा और समिति लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का कथन है कि सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक युग में हुआ। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। अंकुश का मतलब है कि राजा यदि कुछ गलत करता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो सभा और समिति के द्वारा उसको रोक दिया जाता था। ये संस्थाएं भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती है। लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा जो तंत्र स्थापित किया जाता है, यानी कि वोट के द्वारा राजा चुन के आना। ऋग्वैदिक जनपद समय के साथ महाजनपदों में बदल गए। महाजनपद राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। आज भी हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है? गणतंत्रीय व्यवस्था है। आगे चलकर महाजनपद काल में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया और इस दौर में मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। मगध जो था एक शक्ति विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। अब ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये 16 महाजनपद है और उनकी राजधानियां है। तो कौन कौन सी है? कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, अवंती उज्जैनी थी और फिर महिष्मती, शूरसेन मथुरा, पांचाल अहिच छत्र और कापिल्य, अंग चंपा, मगध राजगृह पाटलिपुत्र, काशी वाराणसी। 2 राजधानियां भी हो सकती है। कौशल श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली, मल, कुशीनगर और पावापुरी, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशांबी, मत्स्य, विराटनगर, अशमक, पाटेली या पाटेन, कंबोज, हाटक या राजपुर और गांधार की तक्षशिला। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना यहाँ से। और ये आपका मैप है। अब है इसके बाद कि इन 16 महाजनपदों में प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे से संघर्षरत था, यानी कि आपस में इनके युद्ध होते रहते थे। शक्तिशाली महाजनपद अवसर मिलते ही कमजोर को हड़पने की कोशिश करते थे और छोटे छोटे जनपदों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ साथ गणतंत्रीय शासन की अपेक्षा राजतंत्र की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। उस समय गणराज्यों को भी आवश्यकता अनुसार संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ा था। विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। उसने शाक्यों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया था ताकि 2 राज्य एक हो जाएं और वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और फिर उनके बीच में युद्ध ना हो। अतः विवाह संबंधों से राज्यों में मित्रता स्थापित हो जाती थी। नेक्स्ट है कि भारत में गणतंत्रीय शासन की परंपरा। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी। कहीं राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी तो कहीं गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। कहीं कहीं दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों का समन्वय था। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था। मल व वज्जी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी गणतंत्रीय राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी।
गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गण राज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था, यानी कि चुना जाता था। और कभी कभी गण के मुखिया वंशानुगत भी होते थे, जैसे किसी का पिता अगर गण का मुखिया है तो फिर उसके बाद उसका पुत्र बन जाता था। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता था और गणराज्यों का शासन जो है एक सर्वोच्च परिषद के हाथ में होता था। इस परिषद में युवा और वृद्ध दोनों शामिल होते थे। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन राज्यों का लंबे समय तक अस्तित्व बना रहा। लोग गणतंत्र की तुलना में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में मगध के नेतृत्व में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। मगध जो था महाजनपद का एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदय। इसके कारण क्या क्या थे कि मगध के शासक बहुत योग्य और साहसी थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी सम्मिलित थे, यानी कि शामिल थे। इस क्षेत्र में हाथी जो था प्राकृतिक रूप से बहुतायत में थे, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते थे। मगध राज्य के उदय में वहां की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम योगदान दिया। कैसे कि यहाँ की नदियां जो है गंगा, सोन, चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ यानी कि अच्छा आधार प्रदान कर रही थी। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें भी थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध था। नए नगरों के उदय एवं धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत यानी कि सुदृढ़ किया। यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब कर प्राप्त होता था। इस साम्राज्य का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। अब है मगध के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। हर्यक वंश, जिसमें सबसे पहले आता है बिंबिसार। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ईसा पूर्व में संख्याएं जो है उल्टी चलती है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार ने अंग राज्य को विजित कर मगध का विस्तार शुरू किया। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त किया। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज यानी कि राजगृह थी। उसके बाद आया अजातशत्रु यानी कि बिंबिसार का पुत्र। 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना। वह इतिहास में कुणिक नाम से भी चर्चित है। ये छोटा क्वेश्चन है, कुणिक। अजातशत्रु ने दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी व वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सपतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। अब ये भी ध्यान रखना, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था सपतपर्णी गुफा में। अजातशत्रु की 460 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है उदयन। उदयन जो था वो 460 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा कहते हैं जिसको, नामक नगर की स्थापना की। कहाँ? गंगा व सोन नदियों के संगम पर, यानी कि जहां पर ये दोनों नदियां मिलती है वहां पर उसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। वह उसे अपनी राजधानी बनाया। वह
जैन धर्म का अनुयायी था। वे अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी शासक थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे शिशुनाग नामक अमात्य मंत्री ने 412 ईस्वी में समाप्त कर मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। मगध के प्रमुख शासकों के काल्पनिक चित्र, ये बिंबिसार, फिर अजातशत्रु और फिर महापद्मनंद। ठीक है, नेक्स्ट शिशुनाग वंश स्टार्ट हो गया फिर 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक एवं शासक शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य का और विस्तार किया। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र कालाशोक, यानी कि जिसको काकवर्ण भी कहते हैं, 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। ये दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। महानंदिन, ये जिसको नंदीवर्धन भी कहते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसने 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और नए राजवंश की स्थापना की, जो कि नंद वंश के नाम से जाना गया। यह है नंद वंश, 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक। महापद्मनंद इस वंश के संस्थापक थे। उसने विशाल सेना बनाई। इसके प्रभाव से इक्ष्वाकु, कुरु, शूरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। महापद्मनंद ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। महापद्मनंद की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पंडुक शासक बना, लेकिन वह अयोग्य था। इसके बाद कई शासक थोड़े थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठे और अंत में इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक धनानंद बना। यह सिकंदर का समकालीन था। उसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, परंतु वह प्रजा में अलोकप्रिय था, यानी कि प्रजा उसको पसंद नहीं करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने कौटिल्य की सहायता से 322 ईस्वी पूर्व मगध पर आक्रमण किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और धनानंद को हराकर नंद वंश के साम्राज्यों को समाप्त कर दिया और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद है ये माइंड मैप। विद्यार्थी यहाँ पे शासन व्यवस्था लिख सकते हैं महाजनपद काल की, और मगध के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। अब है आओ जाने कितना सीखा। छोटे क्वेश्चन आंसर है हमारे ये, सही उत्तर छांटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगध की आरंभिक राजधानी, यानी कि मगध के राजाओं ने सबसे पहले किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो किसे बनाया था? गिरिवर्ज राजगृह को। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। बौद्ध ग्रंथ डैश में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। तो बौद्ध ग्रंथ में के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। अजातशत्रु को इतिहास में कुणिक नाम से भी जाने जाते हैं। अजातशत्रु का दूसरा नाम कौन सा है? कुणिक। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक जो था वो प्रधान या राष्ट्रपति होता था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक कौन था? नागदशक। यहाँ है शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। फोर्थ है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब है नेक्स्ट उचित मिलान करें। मगध का संबंध है पाटलिपुत्र से। अवंती का है उज्जैनी से। मत्स्य विराट
नगर, वत्स, कौशाम्बी और गांधार का तक्षशिला से। ठीक है, अब है सही कथनों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाए। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है गलत। कहाँ हुआ था? वैशाली में। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता है, ये सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, ये भी सही है। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी, ये गलत है कि एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी। कहीं राजतंत्रीय और कहीं गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था, ये सही है। अब है हमारे लघु क्वेश्चन। पहला है पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हम यहाँ देखते हैं। पहली बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह की सपतपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। थर्ड क्वेश्चन है किन्हीं 6 महाजनपदों के नामों की सूची बनाइए। हमने मैप में देखा था, वहां से कोई भी 6 जनपद आप यहाँ पर लिख सकते हो। अंग, मगध, वत्स, वज्जी, कुरु और अवंती। हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखे, तो ये है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नंद वंश के शासक धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, यह सिकंदर का समकालीन था। धनानंद की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी, इसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथियों की विशाल सेना थी। नंद वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि को देखकर कोई भी उसके साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। अत्यधिक शक्ति और संपत्ति होने के बाद भी वह जनता के विश्वास को नहीं जीत पाया था, यानी कि जनता की नजरों में वह नहीं उठ पाया था, जनता उसे पसंद नहीं करती थी। आइए विचार करें, मल्ल और वज्जी महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी, तो इनमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी गणतंत्रीय राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता को गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की समानता व स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो नायक, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह अधिकारी गण या संघ द्वारा पूरे जीवन काल के लिए चुना जाता था और कभी कभी यह वंशानुगत भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था। तर्क सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि हमें मगध के बारे में बताना है कि मगध जो था अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था क्योंकि मगध के शासक अत्यंत योग्य तथा शक्तिशाली थे। मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था क्योंकि मगध के शासक अत्यंत योग्य तथा शक्तिशाली थे। इनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग तथा महापद्मनंद जैसे शासकों ने मगध का अधिक विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें पैदल, रथ, हाथी और घुड़सवार शामिल थे। मगध राज्य के उदय में वहां की भौगोलिक स्थिति में बहुत अधिक योगदान दिया। यहाँ की गंगा, सोन तथा चंपा नदियों ने कृषि तथा यातायात को अधिक बढ़ावा दिया। मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी और पानी भी अधिक मात्रा में उपलब्ध था। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। नए नगरों के उदय एवं धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा और समितियों का क्या योगदान था? तो महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा और समितियों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में सभा और समिति लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि सभा और समिति का जन्म जो था वो ऋग्वैदिक युग में हुआ था। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था थी, दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर था? तो हमें ये स्पष्ट करना है। तो ये है राजतंत्रीय व्यवस्था। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था और इधर गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा को निर्वाचित किया जाता था, यानी कि चुना जाता था लोगों के द्वारा। राजतंत्रीय व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथों में थे और गणतंत्रीय व्यवस्था में सत्ता और शासन के अधिकार जो थे वो विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं होते थे और यहाँ गणतंत्रीय में सबको एक समान अधिकार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकोशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ किया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी के साथ विवाह किया था। इस प्रकार विवाह संबंधों से राज्यों में मित्रता स्थापित हो जाती थी।